क्या नाम है आपका? आयुष मिश्रा। आयुष क्या करते हैं? अपना यहाँ अकाउंटेंसी सीखने आता हूँ। अच्छा, अकाउंटेंसी सीखनी है। बिल्कुल। बहुत अच्छी बात है। आयुष, मैं कवर कर रहा हूँ कि 2024 में कौन प्रधानमंत्री बनना चाहिए या बनेगा, आप इस पर अपनी क्या थिंकिंग रखते मेरे हिसाब से तो नरेंद्र मोदी को फिर से आना चाहिए। हाँ। हैं? क्यों तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने चाहिए, इसकी कोई खास वजह? काम किया है इसीलिए, उन्होंने अच्छे से काम किया है और अपना मतलब इतनी पावर दे दी है जनता में कि हाँ आज मतलब 90% लोग कहते हैं कि हाँ नरेंद्र मोदी को फिर से कमबैक करना चाहिए। हाँ। कुछ थोड़ा सा जो अगर डेवलपमेंट है, कुछ चेंजेस जो आपको लगे, वो क्या कहें? चेंजेस तो बहुत है। पहले हमारी सबसे बड़ी बात, सबसे देश की सबसे बड़ी चीज़ आर्मी को, आज आर्मी के हाथ में पूरी पावर है। बिल्कुल, पहले बिल्कुल भी पावर नहीं थी, ना हमारे पास उतने हथियार थे, ना कुछ भी था। आज के टाइम पे हमारे पास पूर्ण हथियार है। आज हमारे हर देश से ऐसा कोई देश नहीं है जिससे हमारी बनती ना हो। रशिया, अपना क्या नाम है, अमेरिका, यूक्रेन, यहाँ तक कि अगर रशिया और यूक्रेन की भी जब लड़ाई चली थी, वार हुई थी, जब हो भी रही है अभी तो, कि बीच में इंडिया को भी लाया गया। क्यों? कि आप आओ और रोको, क्योंकि भाई उन्होंने इसीलिए तो बोला कि हाँ ये रोक सकते हैं, इनकी बात मानी जाएगी। अगर इनकी बात अगर मानी जाएगी तो ये मतलब है। और जैसे आप देख लो, खुद ही G20 हुआ अभी, G20 में कम से कम 20 देशों के लोग आए, ठीक है, 20-24 देशों के जितने के भी लोग आए, एक मोदी के कहने पे आए सब लोग। और ऐसे अब पहली बार कभी कोई G21 ऐसा कभी देश में नहीं हुआ था। लेकिन इन 9 सालों में बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, बहुत विकास हुआ है, ये बात है। लेकिन महंगाई तो बढ़ी है 2014 के मुकाबले, बेरोज़गारी भी बढ़ी है। तो फिर इनकम भी तो बढ़ी है। आज जो क्या नाम है अपने वर्कर हैं, किसी से भी जाके पूछ लोगे, पहले उनकी थी 500 रुपये वर्किंग पर डे, लेकिन आज 800 है, 800 है। तो आप खुद सोच लो, 300 रुपये बढ़े तो 300 रुपये में महंगाई भी तो बढ़ेगी भाई फिर। चलिए, हम कह सकते हैं कि अगर महंगाई बढ़ी है तो इनकम भी बढ़ी है, बट बेरोज़गारी पर क्या, वो तो मोदी जी के आने के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई। तो बेरोज़गारी, आज के टाइम पे बेरोज़गारी मेरे हिसाब से तो जो काम करना चाहता है उसके लिए नौकरी है, और जो काम करना ही नहीं चाहता ना, उसके लिए 1.5 लाख की भी नौकरी कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी बात है, नौकरियां बहुतों पे हैं, कुछ पे नहीं है। और ये तो है नहीं कि नहीं भाई, किसी पे भी नहीं है आज के टाइम पे। आप खुद देख रहे हो, आप थोड़े दिन पहले 51,000 या कुछ करीब के करीब बांटे गए हैं, तो मतलब नौकरियां होंगी। और अभी खुद ही देख लो, दिल्ली पुलिस की अभी थोड़े दिन पहले ही भर्ती निकली है अपनी, तो भरेंगे, निकलेगी नहीं निकलेगी। लेकिन एक ये भी तो है फिर कि 51,000 सीटें हैं, तो 51,000 को ले सकते हैं ना। अब मान लो 1 लाख फॉर्म भरे जाएं, तो 1 लाख को तो लेना पॉसिबल नहीं है ना। मान लो पूरे देश में 1 लाख नौकरियां हैं सिर्फ, तो हम 1 लाख को तो ले सकते हैं। अब मान लो 1.5 लाख रुपए लोगों ने भरा, तो 50,000 को कुछ और भी तो देखना होगा। ये थोड़ी ना कि नहीं भाई हम 50,000 को भी ज़बरदस्ती दे दें नौकरी, वो तो पॉसिबल नहीं है। राहुल गांधी के बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं? उनसे पहले अपना पार्टी तो संभाल लें वो सबसे बढ़िया। तो वो कहते हैं मैं वेज हूँ, कहते हैं लालू के घर पे उन्होंने चिकन बनाया, ठीक है। और अपना ये जो कहते हैं हम ये क्या बांटते हैं अपना, ये अरे नाम याद नहीं आ रहा, ये बांटते हैं ना, ये नाम याद, अरे ये जो जब उन्होंने पैदल यात्रा करी थी तब उन्होंने बोला नहीं था, हाँ भारत जोड़ो यात्रा करी थी, उससे फ़ायदा तो पता नहीं लगा भाई कुछ भी, ठीक है। और ये कहते हैं घर घर जाके प्रेम बांटते हैं, ये बांटते हैं, वो बांटते हैं, मोहब्बत की दुकान, हाँ सॉरी, मोहब्बत की जो दुकान बांटते हैं, उससे फ़ायदा क्या हुआ? आप कह रहे हो कि चलो मोदी के राज में बेरोजगारी थी, ठीक है, ये बात आपकी मान ली, तो क्या मोहब्बत की दुकान से क्या किसी को नौकरी मिली है? नहीं मिली उससे भी। आपने देखा होगा कि जो राहुल गांधी अभी कुछ दिन पहले ही रेलवे स्टेशन पर जाके कुली का काम कर रहे थे, कुलियों के साथ उन्होंने बैठक की है। अब दिल्ली में कुछ दिन पहले ही जाकर वो मार्केट में कारपेंटर के साथ काम कर रहे थे, खेतों में जाकर हरियाणा में वो धान लगा रहे थे, ट्रक ड्राइवर के साथ वो यात्रा करते हैं। तो इससे क्या वो एक जो आम जनता के साथ जुड़ाव दिखाने की कोशिश की जा रही है, क्या राहुल गांधी या कांग्रेस को इससे फ़ायदा नहीं होगा? अच्छा, नहीं, एक बात मैं ये भी पूछना चाहता हूँ, ये देखता हूँ कि तुम जाके जनता पे जा रहे हो। मैंने तो आज तक ये नहीं सुना कि नहीं भाई कि मोदी गया हो धान लगा के आया हो, कहीं सुना कुली पे जाके सुना? नहीं, क्योंकि वो पता है कि मैं काम कर रहा हूँ, बंदा वोट देगा। अब जो काम नहीं करेगा तो वो जाके बंदे के पास बैठेगा
कि हाँ 4 बातें करेगा तभी काम बनेगा, अगर जनता के पास वो नहीं जाएंगे तो वोट एक भी नहीं मिलेगा, और वैसे भी नहीं मिलेगा, बहुत मुश्किल है। और ऊपर से अगर वैसे इन्हें मिल भी जाते हैं 1-2% और पार्टियों के भी चांस थे, लेकिन अगर ये इन्होंने जो गठबंधन किया ना, सबसे गलत चीज़ कर ली है। वैसे मान लो 1% मान 2% मान भी सकते थे कि चलो कुछ सीटें बीजेपी की काट सकते हैं, लेकिन अब बंदे के हर एक सोच में ये आ गया है कि भाई देखो, एक दूसरे की पार्टी ये लोग लगे थे कि वो चोर है, वो चोर है, वो गलत है, ये गलत है, अब सारी एक साथ आ गई है, तो अब बंदा वो क्या बोल सकते हैं। अपना प्रधानमंत्री तो उन्होंने अभी तक बताया नहीं कि कौन है, वो कहते हैं मैं हूँ, वो कहते हैं मैं हूँ, ये कहते हैं मैं हूँ, और लिया किसे है, ऐसे लोगों को उन्होंने लिया है जो पक्के घोटाले कर रहे हैं, जिन्होंने आज तक उनमें कोई सुधरा नेता ही नहीं है कि जिसका ऐसा कोई पार्टी नहीं है उसमें जिसका मंत्री जेल में ना हो या घोटाले ना क्यों, ऐसी कोई उसमें पार्टी साफ दिखी ही नहीं है। लेकिन कांग्रेस के पास जितने भी बड़े बड़े दल हैं, पॉलिटिक दल हैं, वो सारे ही एक साथ हैं। तो और उनका दावा ये भी मानना है कि जिस जिस स्टेट में उनकी गवर्नमेंट है वहाँ पर सभी वो अपनी सीटें ले जाएंगे और बीजेपी को जो है इस बार वो कड़ी टक्कर देंगे। बस यही तो बात है, ये सबसे बड़ी बात एक मैं मानता हूँ बीजेपी में भी और दोनों में भी, कि कॉन्फिडेंस सही है, ओवर कॉन्फिडेंस दोनों में ही गलत है। मान लो बीजेपी ने ओवर कॉन्फिडेंस कर लिया कि हाँ मैं जीत गया, बिल्कुल मैं जीता पड़ा हूँ, वो गलत है। और उन्होंने क्या नाम है अपना एनडीए इंडिया जो गठबंधन था, उन्होंने अगर सोच लिया कि नहीं ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि नहीं हम तो जीते पड़े हैं, हमारा बस प्रधानमंत्री और लर्न करो, तो वो भी गलत है। सबसे बड़ी बात ये है भाई कि इस बार मेरे को जहाँ तक अब तक मैं जहाँ तक देख रहा हूँ, मैं भी यहाँ पे आता रहता हूँ, अपना विजिट करता रहता हूँ यहीं पे, तो मैं भी देखता हूँ कि बंदा है बोलता है कि हाँ बीजेपी जीतनी चाहिए, एक और मौका देना चाहिए बीजेपी को, क्योंकि उन्होंने काम किया है और वो बंदे को दिखता भी है। क्योंकि आज जो पहले हमने यूपी में एक बार भी नहीं सुना कि नए एक साल में बंदे के 6-7 हज़ार रुपये आ रहे हैं। जिस तरह से बीजेपी पर आरोप लगते रहे हैं, नू और मणिपुर हिंसा जो हुई है कि बीजेपी जो दंगे करवा रही है, उस पर आप क्या रखते हैं, जो देश उस पर क्या सोचता है, क्या उस पर बीजेपी का नुकसान होगा? नहीं, मेरे हिसाब से तो नहीं होगा। दंगे तो उसमें भी होते, टीएमसी में, तो टीएमसी में भी तो नुकसान होना चाहिए। जब अपने तमिलनाडु में तेलंगाना में यहाँ पे जब हुआ था तो बीजेपी के नेता हिंदू कितने मारे गए थे। जब जैसी ममता दीदी इलेक्शन जीती थी उसके बाद तुरंत वो, मतलब ये बात है बोलना चाहता हूँ कि जैसी वो इलेक्शन जीती उनके तुरंत पैर का दर्द ठीक हुआ, उसके 1 घंटे बाद वो चलना चालू कर दिया था। ऐसा कौन सा भाई चमत्कार। दूसरी बात ये कि ये बताओ भाई, जब तुम जीत गए तो जश्न क्या इंसानों के खून से मनाओगे? खूब हिंदू मारे गए, खूब मंदिर तोड़े गए। बीजेपी के नेता आज भी पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। जो लड़े थे वहाँ पे खूब थे, आज पता ही नहीं उनका वो जिंदा है मर गए, कुछ ही नहीं पता लगा। लेकिन जिस तरह से आरोप तो विपक्ष बीजेपी पे लगाता कि हिंदू मुस्लिम की राजनीति बीजेपी करती है और जो हिंदू मुस्लिम का माहौल बना रखा देश में वो बीजेपी की देन है, इस पर आप क्या कहें? मेरे हिसाब से तो कोई देन नहीं है। अगर मान लो वो राजनीति कर रही होती ना तो आज खूब यहाँ दंगे हो रहे होते। क्यों कि हाँ भाई आज उसने ये नेता ने बयान दिया है, आज यहाँ पे और लिख के रख लो, जो बंदा हिंदू मुस्लिम की राजनीति करेगा वो नहीं आएगा देश में। सिंपल सी बात है। क्योंकि अगर दोनों एक साथ लेके चलेंगे तो ही विकास होगा। क्योंकि अगर हाँ चलो मानता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र बन जाए, उसमें भी मनाही नहीं है कि हाँ चलो बन जाए। इतने सारे क्रिश्चियन देश हैं, मुस्लिम देश हैं, हर एक देश है, एक बन जाएगा तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोनों अगर एक साथ लेके चलेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। देखो भाई ऐसा नहीं हो सकता कि मान लो अंबानी की कोई वो बनी है, कंपनी इतनी बड़ी बनी है, ठीक है, मान लो कोई मुस्लिम की बहुत बड़ी कंपनी बनी हो, उसको अगर हम हटा देंगे तब भी तो हमारा नुकसान होगा ना, है ना। अगर मान लो अंबानी को हम हटा दें कि नहीं भाई तुम मुस्लिम नहीं हो तो हट जाओ, तब भी नुकसान। और हम वहाँ पे कोई बहुत बड़ा मुस्लिम नेता हो उसको कर देंगे तब भी हमारा नुकसान होना ही है अगर ये लोग ऐसे करेंगे तो। लेकिन हाँ मेरे हिसाब से तो नहीं है हिंदू की राष्ट्रीय। अगर होता तो यहाँ दंगे फसाद कुछ होते। मेरे हिसाब से तो अभी कुछ एकदम शांत सा माहौल है। जिस तरह से विपक्ष का कहना है कि जो बीजेपी है वो सिर्फ एक हिंदुओं की पार्टी और वो हिंदुओं के लिए काम करती है, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या देश में सिर्फ हिंदुओं के लिए ही सरकार ने काम किया या मुसलमानों के साथ जो है सरकार भेदभाव करती है, उस पर क्या करें? अगर मुसलमानों के साथ भेदभाव होता तो 3 तलाक नहीं हटता भाई, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि ये 3 तलाक हिंदुओं में तो था नहीं, मुसलमानों में था। और आज भी जो अपना बिल पास हुआ है अपना औरतों के लिए पूरा महिला आरक्षण बिल पास हुआ है, उसमें कहीं भी ये मैंने आज तक नहीं सुना कि नहीं महिला आरक्षण जो बिल पास हुआ है वो सिर्फ हिंदुओं के लिए पास हुआ है। सिर्फ उसमें सब समान है,
सब है उसमें, अपना मुस्लिम भी आता है, क्रिश्चियन भी आता है, सारे सिख ईसाई सब आते हैं उसमें, तो सबके लिए पास हुआ ना। और सबसे बड़ी बात देखो भाई, अगर सबसे बड़ी बात हिंदू मुस्लिम अगर करेंगे भी ना तो फ़ायदा नहीं है, देश टूटेगा और कुछ नहीं होगा। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी जी ने एक देश एक इलेक्शन का मुद्दा उठाया था कि एक देश एक चुनाव, उस पर आप क्या देश के लिए हितकारी है, या नरेंद्र मोदी जी अपनी पार्टी का उसमें प्रॉफिट देख रहे हैं या लाभ देख रहे हैं, क्या कहेंगे? एक देश एक इलेक्शन देश भर में होना चाहिए। हाँ, तो इसमें गलत क्या है भाई? कहीं जगह तो इलेक्शन भी नहीं होते। अब तुम तुम अगर मान लो बहुत अमीर हो, एक एग्जांपल देता हूँ, तुम मान लो बहुत अमीर हो, ठीक है भाई, और तुम अपने से ऊपर वाले से तुलना करोगे तो हमेशा तुम छोटे रहोगे, ठीक है। लेकिन अपने से नीचे वाले की तुलना करो ना कि भाई वो तो देखो तुमसे गरीब है, तुम कितने मौज में हो, वो तुमसे मौज में। कई देशों में तो इलेक्शन नहीं होता, आप रशिया में ही देख लो, इलेक्शन नहीं है, फिक्स है, वो कोई नहीं ला सकता उसे। तो यहाँ पे क्या दिक्कत है? और यहाँ तो तब भी वो वोटिंग के लिए बोल तो रहा है। सर आप जाते जाते लास्ट में और बताते चाहिए कि एक सेकंड में बिल्कुल, समान नागरिक संहिता कानून, जिसके बारे में नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी ने काफ़ी ज़ोरों शोरों से मुद्दा उठाया है कि एक देश में सिर्फ एक कानून होना चाहिए और सभी एक समान होने चाहिए, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, उस पर आपका क्या ओपिनियन है? और विपक्ष इसके ओपोजिशन में है, इसके अपोजिट में है, उस पर आप क्या? देखो भाई, एक कानून रहेगा। अब हम कॉन्स्टिट्यूशन की 3 बुकें तो बनाएंगे नहीं कि सिख की अलग है, हिंदुओं की अलग है, मुसलमानों की अलग है। खून कर दिया मुसलमान ने तो 1 साल की, हिंदू ने खून कर दिया 1 महीने की, सिख ने खून कर दिया 3 महीने की। सबके लिए एक समान हो तभी सही चलेगा। अगर तुम लोग अगर ये करोगे कि नहीं भाई हिंदू है, 1 महीने की दे के जेल से बाहर ले आओ, क्यों? हिंदू है, नेता है वो, बहुत आरएसएस का नेता, किसी का भी नेता हो, और मुसलमान है भाई, नहीं, छोटे से मतलब एक जेब कतरे पे भी 1 साल के लिए डाल दो, क्यों? मुसलमान है। ये करके कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, बल्कि तुम्हें और नुकसान ही मिलेगा। वो मन में उसका यही आ जाए कि हाँ आज मैं धर्म में, जो धर्म में हूँ वो अपने धर्म को कोसेगा, वो पार्टी को बाद में कोसेगा, वो धर्म को कोसेगा भाई। आप राहुल गांधी में कोई काबिलियत देखते हैं एज ए प्रधानमंत्री के तौर? नहीं, ऐसा कोई उन्होंने अभी तक तो भाई बयान नहीं आते हैं, काम नहीं आते उनका आगे, एक भी काम की वजह उनके घोटाले बहुत आ जाते हैं आगे। और जो इंडिया नाम का महागठबंधन है, उस महागठबंधन में आप किसी प्रधानमंत्री में एक अच्छी क्वालिटी मानते हो कि किसी में थोड़ी क्वालिटी है जो प्रधानमंत्री को डिफेंड कर? उसमें तो भाई मेरे को हिसाब से तो कोई भी नहीं लगती है, क्योंकि जिस हिसाब से मोदी ने काम किया है उस हिसाब से अभी तक तो नहीं है कोई। क्या पता आ जाए भाई, ये भी नहीं कर सकता ही, क्या पता कोई नया चेहरा आ जाए, लेकिन अभी तक तो कोई नहीं है, ये तो बात फाइनल है। कुछ करें बात। थैंक यू भाई।